वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज का ये जो सेशन है हमारा, उसमें एक इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं फॉर 2026 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आईआर सीरीज। देखिए, अगर पिछले 4 सालों की बात करें 2022, 23, 24, 25, तो इन 4 सालों में बस 2025 को छोड़ दिया जाए तो 8 सवाल पूछे गए हैं। नहीं तो बाकी सब 2022, 23, 24 में लगातार 9-10 सवाल यूपीएससी इस आईआर के सेक्शन से दे रहा है। हाई फेचिंग एरिया है, थोड़ा भी मेहनत करेंगे, थोड़ा भी एफर्ट लगाएंगे तो बड़े आराम से अधिकतर सवालों को आप सही और साध सकते हैं। हमारा जो अप्रोच रहेगा कि अगर हम इसको देखें कि कहां कहां से आईआर के क्वेश्चंस बनते हैं, तो 3 एरियाज हैं, 3 क्षेत्र हैं जिसमें हमको काम करने की जरूरत है। और मैं आपको इन 3 एरियाज पे, 3 डोमेन्स पे अगले कुछ क्लासेस में लगातार, है ना, उस पर डिस्कशन करूंगा। पहला सेक्शन जो है वो है अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसको लेकर के यूपीएससी सवाल पूछता है। जैसे लास्ट ईयर 2025 में बिम्स्टेक पे सवाल आया, लास्ट ईयर ब्रिक्स पे सवाल आया, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। कई बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे सवाल होता है, यूएन पे सवाल होता है, या कुछ अन्य इंटरनेशनल बॉडीज हैं, है ना, उसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। तो एक ये एरियाज है जिस पर हमको कवर करने की जरूरत है। दूसरा, यूपीएससी का एक बड़ा ही प्यारा सा इलाका है, एरिया है जिसपे वो सवाल पूछता है, वो है प्लेसेस इन न्यूज या विवादित क्षेत्र, खास करके कंफ्लिक्ट एरियाज। तो एक हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो न्यूज में रहे हैं आईआर के दृष्टिकोण से, कंफ्लिक्ट के दृष्टिकोण से, विवादों के दृष्टिकोण से, एक ये एरिया कवर करेंगे। तीसरा, बायलैटरल रिलेशनशिप्स, है ना, द्विपक्षीय समझौते, दो देशों के बीच के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डेवलपमेंट हुआ तो ऐसी स्थिति में यूपीएससी कई बार इन टॉपिक से सवाल पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इस साल एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ कि 2006 से भारत कोशिश कर रहा था, या यूरोपियन यूनियन कोशिश कर रहा था कि भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो। ये अभी जनवरी के महीने में जाकर के कंप्लीट हुआ है। यानी कि पिछले लगभग कितने सालों का, लगभग 20 सालों से ये प्रयास चल रहा था दोनों के बीच में कि कैसा कोई समझौता हो जाए। तो ऐसे में, है ना, बायलैटरल रिलेशंस, द्विपक्षीय समझौते, कुछ मूल बातें, क्या क्या इंपॉर्टेंट उसके पक्ष है, उस पे यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है। इन 3 चीजों को हम आईआर की सीरीज के माध्यम से कवर करेंगे ताकि यूपीएससी जो इन क्षेत्रों से सवाल पूछता है उसको प्रभावी रूप से साधा जा सके। चलिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला एक संगठन लेते हैं जो अभी हाल में ईरान और यूएस और इजराइल के बीच में विवाद भी है, कन्फ्लिक्ट भी है, न्यूक्लियर। देखिए, दुनिया में एक संगठन बनाया गया है आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 1957 में ऑर्गेनाइजेशन बना था। इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है एटम्स फॉर पीस, है ना, एटम्स फॉर पीस। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ऑस्ट्रिया, यूरोप में एक देश है, उसका एक शहर है वियना, ये उसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? इसका फंक्शन क्या है आईएईए का? तो इसका फंक्शन ये है कि दुनिया भर में, है ना, न्यूक्लियर के पीसफुल यूज को प्रमोट करना। पीसफुल यूज का मतलब क्या है? बिजली बनाना, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मेडिकल साइंस को प्रमोट करना। जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है आईएईए का, वो ये है कि न्यूक्लियर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तय करना, कि दुनिया भर में जहां पर भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उससे कहीं रेडिएशन लीक ना हो। तो ऐसे में न्यूक्लियर के सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स तय करता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका ये है, वो ये है कि जो मित्र देश हैं, जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, और मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 180। क्या भारत मेंबर है? तो हाँ, भारत मेंबर है। क्या ईरान मेंबर है? तो हाँ, ईरान भी मेंबर है। क्या पाकिस्तान मेंबर है? तो हाँ, दुनिया के 180 देश इसके मेंबर्स हैं। इन 180 देशों को टेक्निकल सपोर्ट देता है। अगर किसी को चाहिए कि न्यूक्लियर, है ना, कोई रिएक्टर लगाना चाहता है, बिजली बनाना चाहता है, तो आईएईए उसमें सपोर्ट करता है। क्लियर है? ये इसके ओवरऑल अगर देखा जाए कुछ तथ्यात्मक रूप से बातें होंगी आईएईए के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ और तथ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएईए ने 1957 के बाद जो दुनिया में एटम्स फॉर पीस या पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर को जो प्रमोट किया, इसको इसको 2005 में रिकॉग्नाइज किया गया। और अभी जो इनके जनरल है ना, डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अलबरदई, 2005 में 2005 में आईएईए को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। अब एक जो और पक्ष है जिसपे लेकर के कई बार प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बनेगा, वो ये है कि दुनिया भर में परमाणु अप्रसार संधि, मतलब कि न्यूक्लियर का मिसयूज ना हो, न्यूक्लियर से बॉम्ब ना बने, या कोई देश न्यूक्लियर से बॉम्ब बनाने के रास्ते पे आगे ना बढ़े, उसको लेकर के 1970 से एक ट्रीटी फोर्स में है। उसका नाम है एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी।
या एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन का टीटी परमाणु अप्रसार की संधि 1970 में ये संगठन बना, तो क्या आईएईए इसका मेंबर है? तो नहीं, आईएईए एनपीटी का सदस्य नहीं। लेकिन क्या कुछ और दुनिया के देश हैं जो इसके सदस्य नहीं? तो यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ये 3 देशों का नाम ध्यान में रखिए। ये एनपीटी परमाणु अप्रसार की संधि के हस्ताक्षरकर्ता नहीं। और चौथा देश 2003 में जो शामिल हो गया इसमें, वो नॉर्थ कोरिया है। 2003 से पहले नॉर्थ कोरिया एनपीटी का हिस्सा था। 2003 के बाद, है ना, नॉर्थ कोरिया ने कहा कि नहीं, अब तो बहुत हो गया, है ना। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया भी इसका मेंबर नहीं, ये ध्यान में रखना है। हाँ, एनपीटी का सदस्य आईएईए नहीं है, लेकिन अगर कोई देश एनपीटी का उल्लंघन करता है, परमाणु अप्रसार की संधि का उल्लंघन कर रहा है, बम बना रहा है, तो कौन सा देश है, कौन सी एजेंसी है जो उसका निर्णय लेगी या इस बात को लेकर के आप कह सकते हैं कि एविडेंस एकत्रित करेगी कि वो देश न्यूक्लियर बम बना रहा है कि नहीं? तो एनपीटी को जो गाइडिंग एजेंसी है, जो उसको गाइड करता है, बताता है कि ये देश परमाणु प्रसार की संधि का उल्लंघन कर रहे हैं, वो है आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो एनपीटी का वेरिफिकेशन करने का जो मैकेनिज्म है वो आईएईए देखता है। लेकिन क्या आईएईए एनपीटी का सदस्य है? तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत होगा। परमाणु प्रसार की संधि 1995 के बाद अनिश्चित काल के लिए लागू कर दी गई है। यानी कि 1995 के बाद कोई भी देश, है ना, अगर बम बनाता है तो उसको ये अधिकार नहीं है। और ये कब तक नहीं है, तो इसका कोई लास्ट डेट नहीं फिक्स किया गया है कि ये संधि 2070 तक लागू होगी, 2170 तक लागू होगी, या किसी एक पार्टिकुलर समय तक, इनफाइनाइट समय के लिए। क्लियर है? तो ये कुछ पक्ष हो गए आईएईए के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो मामला है जिसको लेकर के कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल बन सकता है, वो ये है कि अभी हाल ही में आईएईए ने, आईएईए की गवर्निंग बॉडी होती है जिसमें 35 मेंबर्स होते हैं, उनमें से 19 मेंबर ने इस बात को लेकर के, है ना, ये बात रखी कि ईरान के द्वारा जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट किया जा रहा है, बम बनाने के लिए न्यूक्लियर का इनरिचमेंट किया जाता है, वो इनरिचमेंट 60% तक पहुंच गया है। और जितना उसने इनरिचमेंट करके अपने पास न्यूक्लियर इनरिचमेंट या फिसाइल मटेरियल इकट्ठा कर लिया है, इससे नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं। ऐसा आईएईए ने हाल ही में रिपोर्ट दिया। और ये एक ट्रिगर पॉइंट था जिसके कारण दुनिया के देशों ने कहा कि बम बनाने की तरफ अग्रसर हो गया। और ये रिएक्शन था अमेरिका का भी। क्लियर है? तो ये पक्ष हो गया। हाल ही में रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान जो है वो 60% इनरिचमेंट को रीच कर चुका है और इस पूरे प्रोसेस में नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है। ये एक तथ्य हो गया, है ना, ये एक फैक्ट हो गया। अब मसला ये है कि ईरान न्यूक्लियर बम ना बनाए, इसको लेकर के कोई संधि हुई अमेरिका और बाकी देशों के बीच में, तो उसका नाम है JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA, जिसको कई बार P5+1 देश कहते हैं। कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ये है कि 2003 से लेकर के 2015 के बीच में ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की तरफ बढ़ा और अमेरिका के द्वारा उस पर सैंक्शंस लगाए गए। यानी कि अमेरिका के डॉलर का इस्तेमाल ईरान व्यापार के लिए नहीं कर सकता है। न दुनिया में न कोई देश जो डॉलर में व्यापार करता है वो ईरान के साथ व्यापार कर सकता है, क्योंकि डॉलर यूएस की करेंसी है। तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए। इस पूरी प्रक्रिया में ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। और आज जो ईरान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, उसका वन ऑफ द रीजंस है कि लगातार 1996 के बाद सैंक्शंस इंपोज ईरान के ऊपर किए गए। बीच में एक आध 2 साल इतर सैंक्शंस हटाए गए। 2015 में, है ना, एक समझौते पे रीच किया गया, एक समझौता रीच हुआ P5+1 देशों और ईरान के बीच में। ये समझौता ये था कि ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाता है तो उससे सैंक्शंस हटा लिए जाएंगे। इस समझौते का नाम पड़ा ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ज्वाइंट मतलब P5+1 देश मिल करके ईरान पे, है ना, को ईरान के साथ ये सहमति बनाएंगे और ईरान इस बात के लिए सहमत होगा। और सहमति क्या थी? ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट 3.6% से ज्यादा नहीं करेगा। यानी 3.6% का मतलब है कि आप उससे बिजली बना सकते हैं, पीसफुल यूज कर सकते हैं, लेकिन बम नहीं बन पाएगा। ईरान ने 2015 में इस बात को लेकर के सहमति बनाई कि हाँ, मैं ऐसा करूंगा। किसके साथ? P5+1 देशों के साथ। P5 मतलब परमानेंट 5। परमानेंट 5 कौन है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट। किसी एक समय में परमानेंट सदस्य तो 5 ही हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स 10 होते हैं, तो कुल मिलाकर के 15। तो यहाँ पर P5 का मतलब है
परमानेंट मेंबर्स के साथ। परमानेंट मतलब कौन कौन से देश? यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया प्लस जर्मनी, P5+1, इनके साथ एक संधि हुई जिसका नाम है JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ईरान इस बात के लिए सहमत हो गया। यह संधि 2015 में तब हुई थी जब ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट थे। 2016 में एक नई सत्ता यूएस में आती है, ट्रंप ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं और ट्रंप ईरान पे दबाव डालते हैं और 2018 में ईरान पे आरोप लगाते हैं कि ईरान इनरिचमेंट 3.6% से ज्यादा कर रहा है और ऐसी स्थिति में मैं इस संधि से बाहर आ रहा हूं। तो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो 2015 में है ना यूएस के द्वारा इनिशिएट किया गया था, उस संधि से यही अमेरिका 2018 में बाहर आ जाता है। बाहर आ जाता है तो फिर से सैंक्शंस लगा देता है ट्रंप, है ना, या सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं। ईरान कहता है कि अगर मुझ पे सैंक्शंस लगाए जाएंगे तो मैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट करूंगा। और 2019 में, चूंकि 2018 में अमेरिका के द्वारा सैंक्शंस लगा दिए गए, तो ईरान ने भी कहा कि जब मेरे पे सैंक्शंस लगाएंगे तो मैं न्यूक्लियर के रास्ते पे आगे जाऊंगा और 2019 से लगातार अपने एनरिचमेंट को 3.6 से बढ़ाने लग गया। और 2025 तक आते आते आईएईए ने रिपोर्ट कहा कि 60% तक एनरिचमेंट कर चुका है, जो वेपन ग्रेड है और इससे नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं। ये कुल आईएईए और इससे रिलेटेड अभी के हाल के पक्ष है। इसको लेकर के मैंने 2 क्वेश्चंस एमसीक्यू नीचे बना दिए। ये एमसीक्यू का जो लिंक है वो टेलीग्राम पे है, मतलब ये पीडीएफ आप जाकर के टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले इसको पढ़िए, जो आप मुझे सुन रहे हैं वहां से जाकर के टेलीग्राम में लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के वो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ईरान के ऊपर, आईएईए के ऊपर, जेसीपीओ के ऊपर और 2 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, है ना, आईएईए से रिलेटेड ये क्वेश्चंस मैंने वहां दे दिए। दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट है वो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। हाल ही में इसकी मीटिंग हुई है तियानजिन नाम के एक शहर में। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1996 में बना हुआ एक संगठन है जिसकी शुरुआत हुई थी शंघाई 5 के नाम से 1996। और जब ये बना था तो इसमें जो इसके सदस्य देश थे वो थे, या जो शुरू किया गया जिनके द्वारा, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। ये इन 5 देशों के द्वारा आप कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत की गई थी 1996 में। आगे चल करके 2001 में 2001 में इसका नाम पड़ा संघाई समिट। संघाई, है ना, एससीओ जो हम कहते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001। और यहां पर एक नया देश सेंट्रल एशिया का इसमें शामिल हुआ, उज्बेकिस्तान। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये जो संघाई 5 है, इसको शुरू करने का जो शुरुआती पर्पस था वो यही था कि जो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था और सेंट्रल एशिया जो 1991 से पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, ऐसे में इन सारे देश एक कॉमन रणनीति पे काम करें और खास करके सुरक्षा को लेकर के एक कॉमन रणनीति बनाएं ताकि अमेरिका का प्रभाव इस क्षेत्र विशेष पे ना पड़े। तो उसको काउंटर करने के लिए एक तरीके से रशिया के द्वारा या रशिया के सपोर्ट से एक संगठन खड़ा किया गया जिसका नाम था शंघाई 5 या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। 2001 में उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। आगे चल करके 2017 में इसमें और नए मेंबर्स ऐड किए गए, भारत इसमें शामिल हुआ फुल मेंबर के रूप में। रशिया ने प्रपोज किया तो चाइना ने प्रपोज किया कि पाकिस्तान क्यों नहीं, तो पाकिस्तान भी 2017 में शामिल हुआ। तो कुल देशों की संख्या बढ़ करके 8 हो गई। फिर 2023 में ईरान इसमें शामिल हुआ, ईरान को फुल मेंबर बनाया गया इसका। और 2024 में बेलारूस, जो अमेरिका का सहयोगी एक देश है, वो इस संगठन का हिस्सा बना। तो कुल आज जो मेंबर हैं कितने हैं? 10 मेंबर्स का एक समूह। अब ये जब संगठन बना तो इसका कोई हेडक्वार्टर होगा, तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग है। इसका उद्देश्य क्या है? पड़ोसी देशों के बीच में, है ना, सहयोग को प्रमोट करना, है ना, प्रमोशन या सहयोग को प्रमोट करना। दूसरा, पीस और सिक्योरिटी को स्थापित करना। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पर्पस जिसके लिए बना है, मतलब जिसकी शुरुआत इससे हुई थी, वो है 3 एविल्स को साधना: आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद। ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर या 3 इंपॉर्टेंट पक्ष है जिसको ये साधना चाहता है या जिन इन पक्षों पे काम करना चाहता है। यहां तक ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब संस्थाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें जो संस्थाएं बनाई गई हैं वो है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट।
और इसके अलावा इसका सचिवालय है, सचिवालय जो कि बीजिंग से ऑपरेट करता है ना? ताकि ये सारे मामलों को देखे। और जो चौथा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बना है, या आप कह सकते हैं कि इस संस्था के तहत या इस सेक्रेटेरिएट या इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एक बॉडी काम करती है जिसका नाम है रैट्स, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखिए, ये कुछ मसले हैं। अब अभी हाल ही में 25वां एससीओ का समिट हुआ, 25th संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ। उस समिट में कुछ मूल बातें निकल करके आई होंगी, है ना? कुछ बातों पे डिस्कशन हुआ होगा या कुछ बातों को लेकर के एक घोषणा हुआ होगा। इसका नाम पड़ा तियानजिन, क्योंकि मीटिंग कहाँ हुई? तियानजिन, चाइना के शहर में। तो तियानजिन डिक्लेरेशन, तियानजिन घोषणा पत्र। इसमें कुछ बातें जो रखी गई वो ये था कि मतलब इसमें जो बातें हुई, इसमें जो कुल बातें थी यही था कि सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म, है ना, उग्रवाद को साधने को लेकर के ये सारे देश मिलकर के प्रयास करेंगे। दूसरा, चाइना ने एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव यहाँ पर प्रमोट किया, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का मतलब ये है कि अब एससीओ के देश देखेंगे कि दुनिया भर में जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है ना, यूएनएससी है, ये जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है डेमोक्रेटिक है या नहीं। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव चाइना के द्वारा प्रपोज किया गया। यहीं पर भारत ने भी एक, है ना, प्रस्तावना रखी है, एक प्रपोजल रखा, है ना, सिविलाइजेशनल डायलॉग, कि जो देश हैं, है ना, इसमें एक सिविलाइजेशनल डायलॉग को लेकर के एक प्रयास हो, ताकि सॉफ्ट पावर के इन सारे देशों के बीच में मतलब P2P कॉन्टेक्ट को प्रभावी रूप से बढ़ाया जा सके। चाइना ने एक और यहाँ पर, है ना, इस डिक्लेरेशन में प्रस्ताव रखा कि जो मेंबर कंट्रीज हैं 10, ये बेदऊ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेदऊ एक नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस की तरह, है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका का जो है, जो आप मोबाइल में जीपीएस इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही चाइना के द्वारा विकसित किया गया, नाम है बेदऊ। तो बेदऊ नेविगेशन सिस्टम को चाइना ने कहा मित्र देशों को कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुल बातें निकल करके आई कहां? तियानजिन घोषणा पत्र में। देखिए, बहुत सारी बातें हो सकती हैं एससीओ का, पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी चीजें, लेकिन मैं उससे अपने आप को ना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, रोक रहा हूं, ताकि कम समय में आप प्रभावी रूप से समझ पाएं कि एससीओ से सवाल बनेंगे तो ये सारे आयाम हैं। इसके बाद मैंने 2 सवाल, है ना, जो पीडीएफ का लिंक दिया गया है, जो टेलीग्राम से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने 2 सवाल एससीओ से नीचे बना दिए हैं आपके लिए। ये जो मैंने आपको समझाया उस पीडीएफ को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद 2 सवाल करिएगा कि देखिए सवाल हो पा रहा है कि नहीं। कहने का ये मतलब है कि आपको पढ़ना है, सवाल करना है, पढ़ना है, सवाल करना है। इस पूरे प्रोसेस से मैं लगभग आपको, है ना, 100 से 150 सवाल, लगभग 50-60 टॉपिक है आईआर में जिसका डिस्कशन करूंगा, और लगभग 100 से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, ताकि उस दिन इन्हीं टॉपिक से सवाल होंगे, आप एक बेहतर स्थिति में हो। एक और इंपॉर्टेंट क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन जिसपे सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है वो है इकोवॉश। इकोवॉश का मतलब है इकोनॉमिक कम्युनिटी फॉर वेस्ट अफ्रीका। इकोवॉश क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? ये संगठन बना था 1975 में, और 2025 में इसके 50 साल कंप्लीट होते हैं, तो 50वीं वर्षगांठ है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में इस पे सवाल बन सकता है, पहला तो ये कारण है। दूसरा, इकोवॉश के जो सदस्य हैं, या अफ्रीका के जो पश्चिम वेस्ट अफ्रीका के देश है, नाइजीरिया, घाना, भारत का इस क्षेत्र के देशों के साथ काफी सहयोग है, और इनफैक्ट पूरे अफ्रीका में भारत का सबसे ज्यादा निवेश इन्हीं वेस्ट अफ्रीका के देशों में, उसमें से एक नाइजीरिया है। सबसे ज्यादा ऑयल और गैस मंगाते हैं कहां से? वेस्ट अफ्रीका के देशों से, नाइजीरिया। ऐसी स्थिति में भारत का इंटरेस्ट वेस्ट अफ्रीका के देशों में है, और इकोवॉस के 50 साल कंप्लीट हुए हैं, तो इस पे सवाल बनने की संभावना होगी। तो पहला, ये संगठन कब बना? 1975 में। इस संगठन का, हाँ, मतलब बना, और कौन सी संधि से? तो ट्रीटी ऑफ लागोस से। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लागोस। ये संगठन का मुख्य फंक्शन क्या है? तो जो शुरुआती दौर में जब संगठन बना 1975 में, तो इसका फंक्शन था, है ना, आर्थिक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बल देना, है ना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बल देना। और उसका कुल परिणाम ये हुआ कि 15 सालों के लगातार नेगोशिएशन से 1990 में वेस्ट अफ्रीका में जो 15 देश थे, अभी तो 12 देश रह गए हैं, इन 15 देशों के बीच में एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क इवेंट अफ्रीका के इतिहास में, या पूरे अफ्रीका के पॉलिटिकल हिस्ट्री में, कि कुछ मुट्ठी भर देश पास आ रहे हैं क्या? मुक्त व्यापार करने के लिए, आर्थिक इंटीग्रेशन के लिए। आगे चल करके हम देखते हैं
कि 1993 में संधि को रिवाइज किया गया, या इकोवॉस के जो सदस्य देश हैं उनके बीच में एक रिवाइज ट्रीटी हुआ। उस रिवाइज ट्रीटी के माध्यम से ये भी बात तय की गई कि इकोवॉस न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक और जो है ना, जो कि आप कह सकते हैं कि इथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं या सिक्योरिटी के मसले जो पश्चिमी देशों में आ रहे हैं, वेस्ट अफ्रीका में आ रहे हैं, अफ्रीका के पश्चिम में आ रहे हैं, इनको लेकर के भी इकोवॉस प्रयास करेगा। और इसको लेकर के एक आप कह सकते हैं कि एक संगठन बना, या इसी के तहत एक आप कह सकते हैं कि एक पीस कीपिंग की भूमिका बनी। पीस कीपिंग मतलब एक बल बनाया गया जिसका मूल पर्पस था कि पश्चिमी अफ्रीका में कहीं पर भी अशांति की स्थिति क्रिएट होती है, इतनी कन्फ्लिक्ट्स होता है, तो यहाँ पर इकोवॉस के तहत सदस्य देश मिल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे जिसका नाम पड़ा इकोवॉस मॉनिटरिंग ग्रुप। और इस इकोवॉस मॉनिटरिंग ग्रुप ने अफ्रीका के इन पश्चिमी अफ्रीका के इन देशों में शांति स्थापित करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे लाइबेरिया और सियरा लियोन में जो इथनिक कन्फ्लिक्ट्स हुए उसको साधने में, है ना, इकोवॉस ने या इकोवॉस मॉनिटरिंग ग्रुप जो कि इसका पीस कीपिंग फोर्स है, उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है यहां तक का पॉइंट। अब इसमें जो एक सवाल बन सकता है वो ये है कि इसमें सदस्य देश कितने हैं। तो करंट में इसके सदस्य देश 12 हैं, 3 देश इससे बाहर आ गए हैं। तो कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं उस पर यूपीएससी पूछ सकता है। इकोवॉस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये संगठन ये बना, ये कुछ उसको लेकर के पॉइंट्स, और एक बन सकता है कि इसके सदस्य देश ये फलाना फलाना देश है। तो जो 12 देश इसके सदस्य देश हैं उसमें से एक है नाइजीरिया, घाना, सेनेगल, कोटे डी आइवोरे, बेनिन, टोगो, लाइबेरिया, सियरा लियोन, गिनी बिसाऊ, गाम्बिया, केप वर्दे और गिनी। 3 देश जो इस संधि से बाहर आ गए वो है माली, बुर्किना फासो और नाइजर। ये 3 देश आज जो है इसके सदस्य नहीं है, तो आज इकोवॉस में 12 सदस्य देश हैं। इतनी बातों को ध्यान रखिए, प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इकोवॉस से सवाल आएगा तो बड़े आराम से इसको साध सकते हैं। ये जो 3 टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसका पीडीएफ है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जाएंगे तो वहां लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। 2-2 सवाल तीनों टॉपिक पे दिए हैं ताकि 5-6 सवाल, है ना, आप इसका प्रैक्टिस कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपको और ज्यादा सवाल चाहिए, तो मैं हर टॉपिक पे 3-4 सवाल और मतलब 4-5 सवाल ऐड कर दूंगा इनकेस अगर आपको जरूरत हो। अगर लगे कि सफिशिएंट है, 2-2 सवाल काफी है टॉपिक से, तो मैं इतने ही सवाल क्रिएट करूंगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। अगली सीरीज में बाकी अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ क्षेत्रीय और कुछ अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस, उनको लेकर के, है ना, डिस्कशन करते हैं। ऑल द बेस्ट।